नमस्कार। श्रीमान आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के इतिहास विभाग के तत्वावधान में आयोजित ज्ञान दूत 2.0 के व्याख्यान सत्र में मैं डॉक्टर डी के चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग की सह आचार्य डॉक्टर इकबाल। मैं डॉक्टर इकबाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। प्लीज डॉक्टर इकबाल। धन्यवाद चारण सर। आज हम बात करने जा रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख संस्थापक शासक माना जाता है। इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। जहां तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना विद्यार्थियों में एक निरंतर चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया थी। मोहम्मद गौरी ने जहां भारत के कुछ क्षेत्रों को जीतने की एक योजना बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस योजना को लागू करने का प्रयास किया। वहीं इल्तुतमिश ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे का गठन करके दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत कर दिया, जिससे कि आगे आने वाले लगभग 300 सालों तक दिल्ली सल्तनत मजबूती से खड़ी रही। और जहां तक हम इल्तुतमिश के बारे में कहें कि उसके द्वारा जो प्रमुख किए गए कार्य हैं, उसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, तुर्कान चहलगानी का गठन किया और साथ ही मुद्रा प्रचलन में नवीन सुधार किए। और इसके साथ साथ उसने बाहरी आक्रमणों यानी मंगोलों के आक्रमणों से अपने राज्य को सुरक्षित किया और साथ ही अपने वंश के लिए सत्ता को भी सुरक्षित किया। अब हम बात करें इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के बारे में, तो इल्तुतमिश जो है इल्बारी जाति का तुर्क था और एक उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन बचपन से ही वे सुंदर और प्रखर बुद्धि का था और इसीलिए ईर्ष्यावश उसके अपने ही भाइयों ने उसे गुलामों के सौदागर को बेच दिया और वह बिकते बिकते अंततः 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचा, जिसने उसे खरीदा। और इसी के बाद जो है उसकी एक राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। इल्तुतमिश का जो पूरा नाम है वह शमसुद्दीन बउद्दीन अबुल मुनव्वर अल्तमश था। ऐबक ने उसे विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्त किया, जिसमें सरे जादार यानी अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया, जो कि एक महत्वपूर्ण पद उस समय प्रशासन में माना जाता था। इसके साथ साथ उसने उसे अमीर शिकार यानी सेना के प्रमुख पद पर भी नियुक्त किया। इसके बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर का किला जीता, तो उसे वहां का किलेदार भी नियुक्त किया गया और आगे चलकर बरन यानी बुलंदशहर का इक्ता भी उसे सौंप दिया गया, यानी वहां का इक्तेदार उसे बनाया गया। ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ किया, जो उसकी योग्यता का प्रतीक है। 1205 और 6 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी खोखरों के विद्रोह के दमन के लिए गया, तो उसके साथ साथ इल्तुतमिश भी था और ऐबक भी था। वहां पर उसने अपने जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उससे मोहम्मद गौरी भी बहुत खुश हुआ और प्रभावित हुआ और उसने ऐबक से ये कहा कि वह उसका ध्यान रखे, क्योंकि एक दिन वह जो है काफी ख्याति प्राप्त करेगा। और उसका ये कथन जो है सही भी साबित हुआ और उसने ऐबक को उसे दासता से मुक्त करने के लिए भी कहा और इसीलिए इसके बाद यानी 1205 के ईस्वी में ऐबक ने उसको दासता से भी मुक्त कर दिया, यानी गुलामी से स्वतंत्र कर दिया। अंत में वह बदायूं का सूबेदार बनाया गया। बदायूं उस समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण इक्ता माना जाता था और ये पद मिलना उसकी योग्यता का प्रतीक था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसके बाद लाहौर में, जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, वहां आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, उसे सुल्तान बनाया गया। लेकिन दिल्ली के अमीर इस बात से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इल्तुतमिश को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया, जो कि उस समय खाली थी। इस प्रकार 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
और 1211 ईस्वी में ही उसने ऐबक के पुत्र आराम शाह को जूत के मैदान में हरा दिया और इस प्रकार अब वह दिल्ली का निर्विरोध जो है शासक बन गया, सुल्तान बन गया। लेकिन इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो दिल्ली सल्तनत उस समय बहुत संकट से ग्रस्त थी और उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जहां तक उसकी कठिनाइयों की बातें हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इल्तुतमिश को विरासत में जो एक राज्य मिला था, वो बहुत असुरक्षित था और बहुत छोटा था और उसके पास दिल्ली, बदायूं और शिवालिक की पहाड़ियों तक का क्षेत्र ही शामिल था। तो ऐसी स्थिति में अपने छोटे से राज्य की रक्षा करना उसके लिए काफी जो है जिम्मेदारी का कार्य था। उसके बाद हम बात करते हैं बंगाल के सूबेदार अली मर्दान खान की बगावत की। अली मर्दान खान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश के सामने ये भी कठिनाई थी कि किस प्रकार वो अपने अधीनस्थ इक्तेदारों को अपनी अधीनता में बनाए रखे। तीसरी जो कठिनाई उसकी रही वो थी नासुद्दीन कुबाचा का शक्तिशाली होना। नासिरुद्दीन कुबाचा कुतुबुद्दीन ऐबक के समान ही मोहम्मद गौरी का एक जो है गवर्नर था, जो कि मुल्तान और उच्च में शासन कर रहा था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद वो काफी शक्तिशाली हो गया था और उसकी चुनौती इल्तुतमिश के लिए काफी समस्याग्रस्त हो सकती थी। इसके साथ साथ हम बात करें एक और जो समस्या थी वो थी ताजुद्दीन यलदोज की, जो गजनी का शासक था और वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समानी मोहम्मद बिन गौरी का एक गवर्नर के रूप में शासन वहां पर कर रहा था। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, उसने अपने आप को दिल्ली का शासक भी घोषित कर दिया और उससे इल्तुतमिश से ये कहा कि वो उसके अधीन कार्यरत करे और अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इल्तुतमिश उस बात के लिए तैयार भी हो गया। साथ-साथ एक और जो बड़ी समस्या ये थी कि दिल्ली के अमीरों ने उसे सुल्तान तो स्वीकार किया था, लेकिन वहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे सरदार और अमीर थे, जो उसे सुल्तान मानने से मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। और ऐसे लोगों में मुइज़्ज़ी सरदारों और कुतुबी सरदारों का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। कुतुबी यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के अमीर और सरदार थे और मुइज़्ज़ी जो मोहम्मद गौरी के समय के प्रमुख सरदार और अमीर थे। इसके बाद हम बात करें राजपूत सरदारों की, तो उस समय ग्वालियर, कालिंजर और पूर्वी राजस्थान के जितने भी जो राजपूत राज्य थे, उन्होंने मौका पाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और दिल्ली को कर देने से भी इनकार कर दिया, जिसमें अजमेर, बयाना आदि के राज्य भी शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दिल्ली की स्थिति थी सल्तनत की, वो भी काफी संकटग्रस्त थी। एक के बाद एक उसके सामने चुनौतियां खड़ी होती जा रही थी। साथ ही एक विदेशी आक्रमण का भय भी इस समय हुआ। 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल जो है दिल्ली सल्तनत की सीमा तक पहुंच गए थे। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश के सामने ये समस्या थी कि वो अपने नवोदित राज्य को कैसे मंगोलों के आक्रमण से बचाए। एक और बात हम कहें उसकी कठिनाई की, वो ये थी कि दिल्ली का राज्य एक अस्थिर फौजी जागीर यानी सल्तनत के जैसा था और उसको युद्ध की स्थिति में या जो है कठोरता के बल पर ही, सैन्य शक्ति के बल पर ही बनाए रखा जा सकता था। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इल्तुतमिश को सत्ता तो प्राप्त हुई, लेकिन उसके सामने अनेक कठिनाइयां भी मौजूद थी। लेकिन इल्तुतमिश एक योग्य सुल्तान साबित हुआ और अपने शौर्य, पराक्रम और दूरदर्शितापूर्ण नीति से उसने एक के बाद एक अपनी सभी कठिनाइयों का निवारण किया और अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। अब हम ये देखेंगे कि इल्तुतमिश ने अपनी कठिनाइयों पर विजय कैसे हासिल की। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले उसने विद्रोही तुर्क सरदारों का दमन किया। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो मुइज़्ज़ी और कुतुबी सरदार थे दिल्ली में, वह उसे शासक सुल्तान नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में 1211 ईस्वी में उसने जूत के पास मैदान में, जो कि दिल्ली के पास था, वहां पर इन विद्रोही सरदारों को पराजित कर दिया और वहीं जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह भी जो है मारा गया और अब जो है दिल्ली का सुल्तान
कहलाने का हकदार इल्तुतमिश वास्तव में हो गया। दूसरी समस्या थी उसकी, जो गौरी का जो कथित उत्तराधिकारी था, गजनी का शासक यल्दोज, वह जिस तरह कि मैंने बताया था कि वो अपने आप को दिल्ली का शासक मान रहा था, और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के पास खिलत भेजी थी, राजकीय छत्र दंड आदि भेजा था, राजकीय पोशाक भेजी थी, जो इस बात का प्रतीक था कि इल्तुतमिश जो है यल्दोज का अधीनस्थ है, अधीनस्थ के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन क्योंकि इल्तुतमिश के सामने उस समय बहुत सारी समस्याएं थी, और अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इल्तुतमिश ने अब इस सारी खिलत को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला कि यल्दोज जब शक्तिहीन हो रहा था मंगोलों के आक्रमण से, तो उसने 1215-16 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में उसे पराजित कर दिया। विद्यार्थियों, तराइन के दो जो युद्ध हुए हैं, प्रथम और द्वितीय, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुए हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा है। और जब आपसे पूछा जाए कि तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ, तो आपका उत्तर होगा ताजुद्दीन यल्दोज और इल्तुतमिश, और इसमें इल्तुतमिश को सफलता हासिल हुई, और इतिहासकार इसे इल्तुतमिश की दोहरी विजय बताते हैं। और प्रोफेसर निजामी का कहना है कि दोहरी विजय इस मायने में थी कि एक तो गजनी से इनका संबंध विच्छेद हो गया, दूसरा इल्तुतमिश को अपने इस प्रतिद्वंदी से मुक्ति हो गई, जो कि उसे सुल्तान मानने से इनकार कर रहा था और उसे एक सूबेदार का दर्जा दे रहा था। तो इस प्रकार गजनी से संबंध विच्छेद करना और एक भारत का एक स्वतंत्र जो है सत्ता स्थापित करना दिल्ली सल्तनत के रूप में, ये इल्तुतमिश की बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं नासुद्दीन कुबाचा की, जिसका दमन 1228 ईस्वी में किया गया। वह भी उसको चुनौती देने वाला शासक था, और ताजुद्दीन यल्दोज की मृत्यु के बाद वह एक प्रमुख चुनौती बना हुआ था इल्तुतमिश के सामने। और नासिरुद्दीन कुबाचा जो है आगे बढ़ते हुए जो है पंजाब तक, लाहौर तक पहुंच गया था। तो ऐसी स्थिति में नासिरुद्दीन को पराजित करना या उसका दमन करना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया था। कहा जाता है कि उसने नासिरुद्दीन कुबाचा के खिलाफ 2 सेनाएं भेजी, एक लाहौर से मुल्तान की तरफ और दूसरा दिल्ली से उच्च की तरफ। और उसने जो है नासिरुद्दीन कुबाचा को जो है दबा दिया, दमन उसका किया, और नासिरुद्दीन कुबाचा को भागकर निचले सिंध में भक्कर के किले में शरण लेनी पड़ी। लेकिन वहां पर भी इल्तुतमिश की सेनाएं पहुंच गई, और अंततः निराश होकर नासिरुद्दीन कुबाचा सिंधु नदी में कूद गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि एक के बाद एक इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता और शक्ति के बल पर अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित किया। इसके बाद हम बात करते हैं मंगोल आक्रमणकारियों की रोकथाम के बारे में। तो मंगोल जो है 1221 ईस्वी में लाहौर तक पहुंच गए थे, सिंधु नदी तक वो पहुंचे थे, और वहां पर उन्हें जो खारिज्म का शाह था जलालुद्दीन मांगबरनी, उसको पराजित किया था, और उसने अपना एक दूत भेजा था इल्तुतमिश के दरबार में शरण लेने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने कूटनीति का परिचय दिया, और उसने जो दूत आया था उसका वध करवा दिया, और साथ ही जलालुद्दीन मंगबरनी के पास से संदेशा भेजा कि दिल्ली की जो गर्म जलवायु उसके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। और जलालुद्दीन उसका मंतव्य समझ गया, और उसने दिल्ली के सिंधु नदी से वापस लौटने का निश्चय किया, और 1224 ईस्वी तक वह वापस वहां से लौट गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि मंगोल जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे, उन्होंने भी वापस लौटने का निश्चय किया, और इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीति की वजह से अपने नवोदित राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि अगर वह जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहाँ शरण दे देता, तो निश्चित तौर पर मंगोल भी उसके पीछे पीछे आते, और दिल्ली की जो सल्तनत है अभी नई नई स्थापित हुई थी, वह वहीं पर नष्ट हो जाती। इसके बाद हम बात करते हैं राजपूत राज्यों के दमन की। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद राजपूत राज्यों ने एक के बाद एक पराधीनता के जुए को उतार दिया था। लेकिन इल्तुतमिश ने जैसे ही अपनी अन्य समस्याएं समाप्त की, उनका समाधान किया, वैसे ही अब उसने राजपूत राज्यों की ओर ध्यान दिया, और 1226 ईस्वी में रणथंबोर, 1227 ईस्वी में मंडोर,
1228 ईस्वी में जालौर ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं 1232 ईस्वी में ग्वालियर और कालिंजर के राजा भी उससे पराजित हुए और उन्होंने भी उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। वहीं 1234-35 ईस्वी में मालवा पर भी आक्रमण उसके द्वारा किया गया और भिलसा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। उसने उज्जैन पर भी आक्रमण किया और वहां पर भी जो है उसने विजय हासिल की। इसके बाद में एक और जो उसकी समस्या थी वह थी बंगाल के सुल्तान को चुनौती देने वाला जो है अली मर्दान खान। तो ऐसी स्थिति में उसने बंगाल के खिलाफ भी विजय अभियान किया और 1230 ईस्वी में बंगाल को जो है पुनः जीत लिया गया और उसने बंगाल को प्रशासनिक दृष्टि से बिहार और बंगाल में विभाजित कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के सामने जो भी कठिनाई आई, उसने न केवल सैन्य शक्ति के बल पर बल्कि कूटनीति के द्वारा उनको जो है समाधान उनका किया और अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। विद्यार्थियों, इल्तुतमिश का जो 26 वर्ष का शासनकाल है, उसको हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला काल जब 1211 से 1200 ईस्वी तक का रहा, जिसमें उसने अपने विरोधियों का दमन किया। वहीं 1221 से 1227 ईस्वी तक का जो समय है, उसमें उसने मंगोल आक्रमणों के खतरे का सामना किया और उसमें सफलता पाई और मंगोल जो है सीमा पर से ही वापस लौट गए। तीसरा चरण है 1228 से 1236 ईस्वी का, जब वह अपनी व्यक्ति और वंशीय सत्ता के संगठन के लिए कार्यरत रहा। विद्यार्थियों, इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान है वह 1235 में उसके द्वारा किया गया और वे उत्तर पश्चिमी सीमांत पर बामियान पर उसने आक्रमण किया और वह दिल्ली से रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में बीमार हो जाने की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा और अप्रैल 30 1236 को उसका निधन हो गया। तो इस प्रकार इल्तुतमिश का जो 25 वर्षीय शासनकाल है वह महत्वपूर्ण रहा और उसने एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित किया और उसके साथ साथ अपने वंश के लिए अपनी सत्ता को भी उसने संगठित किया। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों की। विद्यार्थियों, इल्तुतमिश का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वह था तुर्काने चहलगानी यानी चालीसा मंडल का गठन। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क गुलामों के एक दल का गठन किया गया था, जिसे मिन्हाज ने तुर्काने चहलगानी कहा है और उसे चालीसा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो कुतुबी और मुइज़्ज़ी सरदार थे वह उसके विरोधी थे, तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए, संगठित करने के लिए अपने विश्वास पात्र 40 तुर्क गुलामों का एक दल गठित किया और उसने अनेक उच्च पदों पर नियुक्त किया और अपनी सत्ता को मजबूती प्रदान की। इसके बाद हम बात करते हैं इक्ता प्रणाली के प्रचलन की। इल्तुतमिश ने प्रशासन में भी सुधार का प्रयास किया और उसने अपने राज्य को इक्ताओं में विभक्त किया। इक्ता जो है शब्द का अर्थ होता है भूमि। विद्यार्थियों, ये जो प्रणाली है वह पहले मध्य एशिया में प्रचलित थी और इल्तुतमिश ने कुछ सुधारों के साथ उसे भारत में प्रचलित किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत या प्रचलन का श्रेय किससे दिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश। और ये इक्ताएं जो है 2 प्रकार की थी, छोटी इक्ता और बड़ी इक्ता। छोटी इक्ता जो है सैनिकों को वेतन के रूप में दी जाती थी और बड़ी इक्ता यानी प्रांत के रूप में थी और इनके मुखिया को मुक्ता कहा जाता था। तो इस प्रकार प्रशासन जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और प्रशासन चलाने में सुविधा हुई। इसके बाद हम बात करते हैं नवीन मुद्रा का प्रचलन। विद्यार्थियों, इल्तुतमिश को इस बात का श्रेय है कि उसने एक नई मुद्रा चलाई, टंका, जो कि चांदी का था और इसका वजन जो है 175 ग्रेन था और जो मुद्रा विशेषज्ञ है नेल्सन, उनका मानना है कि इल्तुतमिश के द्वारा जो ये सिक्का जारी किया गया था, आगे चलकर सुल्तानों के द्वारा जारी किए गए टंका के लिए ये एक जो है मॉडल रहा और आधुनिक काल में जो रुपया प्रचलित हुआ चांदी का बाद के समय में, वह भी टंका से ही प्रेरित है। साथ ही उसने चांदी की छोटी मुद्रा भी चलाई जिसे जीतल कहा गया। उसने
सिक्के के ऊपर जो है अपने लिए अनेक यशस्वी राजा और आदि शब्दों का उल्लेख करवाया। साथ ही सिक्कों पर शिव के नंदी और जो है एक चौहान के घोड़े का भी, चौहान शासक के घोड़े का भी जो है चित्रण किया गया। और उसने उसको इस बात का श्रेय जाता है कि उसने शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के भारत में सबसे पहले प्रस्तुत किए। साथ साथ हम बात करें न्याय व्यवस्था की, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है न्याय में भी सुधार किया गया और उसने जो है काजी जो कि केंद्र में न्याय व्यवस्था संभालता था, वहीं इक्ता में अमीर दाद को न्याय करने के लिए नियुक्त किया। उसकी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी और चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या आम जनता हो, सभी को न्याय जो है सुलभ। इसके बाद बात हम करें सैन्य व्यवस्था की, तो इल्तुतमिश के द्वारा एक विशाल सेना का गठन किया गया। उसने स्थायी सेना रखी और जैसा कि हमने देखा कि अनेक सफलताएं युद्ध में उसने हासिल की, तो वो इस बात का प्रतीक है उसने एक सुसंगठित सेना का गठन किया। इसी के बाद हम बात करें खलीफा से मान्यता पत्र की प्राप्ति की। इल्तुतमिश जो है वह अपने शासन के शुरुआत में गुलाम रहा और वैसे तो उसे गुलामी से मुक्त कर दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद वो ये चाहता था कि उसे जो इस्लामी जगत का मुखिया है खलीफा, उससे मान्यता प्राप्त हो जाए सुल्तान के रूप में। और इसके लिए उसने आवेदन प्रस्तुत किया बगदाद के खलीफा के पास और उसे 1229 ईस्वी में खलीफा से मान्यता भी प्राप्त हो गई। और खलीफा के जो दूत है 1229 ईस्वी में दिल्ली आए और उन्होंने उसे राजकीय वस्त्र और खिलत पेश की, जो इस बात का प्रतीक था कि वो खलीफा के अधीन है और गुलामी से मुक्त हो गया है। ये एक काफी अच्छी बात इल्तुतमिश की रही, क्योंकि वैसे तो वो सुल्तान के पद के रूप में कार्य कर ही रहा था लंबे समय से, लेकिन एक उसके मन में ये बात थी कि बहुत सारे अमीर उसे वैधानिक रूप से सुल्तान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उसे गुलामी से मुक्ति विधिवत रूप से प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही उसे खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई, अब वह विधिवत रूप से, कानूनी रूप से भी जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया था। इसके बाद हम बात करें इल्तुतमिश के द्वारा राजधानी परिवर्तन की। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उससे पहले विद्यार्थियों दिल्ली की राजधानी जो है लाहौर थी। एक और महत्वपूर्ण बात हम करें इल्तुतमिश के बारे में, तो वह था उत्तराधिकारी की नियुक्ति। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन 1229 ईस्वी में उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। तो अब दुविधा ये थी उसके सामने कि वो किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे। उसके और भी पुत्र थे, लेकिन उसके ये पुत्र अयोग्य थे और वो ये मानता था कि वो उसके उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब 1232 ईस्वी में वो ग्वालियर के खिलाफ अभियान के लिए गया था, तो उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना जो है प्रतिनिधि दिल्ली में बनाकर नियुक्त किया। वो ये सोच रहा था कि उसके पुत्रों के बजाय उसकी पुत्री रजिया शासन संभालने के लिए ज्यादा योग्य साबित होगी। और उसने अपने अधिकारियों से कहा भी कि देखना कि रजिया मेरी अनुपस्थिति में बहुत अच्छे से राज्य को संभालेगी। और जब वे लौट कर आया अपने अभियान से, तो निश्चित तौर पर उसकी आशाओं को रजिया ने पूरा किया और इसलिए अपनी मृत्यु से पहले उसने एक मनोनयन पत्र लिखवाया, जिसमें रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। विद्यार्थियों, एक ये बहुत बड़ी बात थी। हम बात कर रहे हैं 1236 की। उस जमाने में किसी महिला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना, अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी नियुक्त करना जो है काफी महत्वपूर्ण बात थी। वैसे विश्व में और भी ऐसे उदाहरण हैं हमारे, जब महिलाओं ने राजकाज संभाला है, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य उस समय किया जब उनके पुत्र जो कि अल्पवयस्क थे, उनको शासक नियुक्त किया गया था। तो उन्होंने संरक्षिकाओं के रूप में कार्य किया था मिस्र में और चीन में ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, पुत्रों के जीवित होते हुए एक पुत्री को उत्तराधिकारी नियुक्त करना एक काफी उल्लेखनीय बात थी और उस युग में तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसे माना जा सकता है।
और रजिया जो है दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासिका नियुक्त हुई। और तुर्कों के इतिहास में अभी तक ऐसी कोई भी महिला नहीं थी जिसने सुल्ताना के रूप में कार्य किया हो। विद्यार्थियों, इल्तुतमिश ने जो है एक बहुत बड़े भूभाग पर जो है शासन किया। उसका साम्राज्य काफी विस्तृत था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है उसकी सीमाएं काफी दूर तक फैली हुई थी, नर्मदा नदी तक। पूर्व में हम कह रहे बंगाल से, पश्चिम में जो है लाहौर, पंजाब, सिंध जो है, मुल्तान, उच्च, समाना, झांसी, ये सारे क्षेत्र, ग्वालियर और राजस्थान का पूरा भूभाग उसके राज्य में शामिल। विद्यार्थियों, हम अब बात करें इल्तुतमिश के समग्र मूल्यांकन की। तो इल्तुतमिश के बारे में जहां तक हम कहें कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसकी वजह बहुत सारी हैं। जैसे कि हमने कहा कि उसके द्वारा नवोदित दिल्ली राज्य की रक्षा उस समय की गई जब मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। साथ ही उसने गजनी राज्य से संबंध विच्छेद करके दिल्ली की स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित किया। अगर वह गजनी से संबंध विच्छेद नहीं करता तो मध्य एशिया की राजनीति में दिल्ली भी उलझ कर रह जाती। साथ ही अगर वो मंगोलों के आक्रमण से शरण में आए जलालुद्दीन मंगवरनी को शरण दे देता तो दिल्ली की जो नवोदित सत्ता है, सल्तनत है, वो उसी समय समाप्त प्राय हो जाती। और आगे चलकर जो 300 सालों के लगभग जो दिल्ली सल्तनत बनी रही या जिसकी नींव पर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, उन सबको बने रहने का मौका ही नहीं मिलता। साथ साथ हम बात करते हैं कि अपने 25 वर्षीय शासन काल में उसे पर्याप्त समय मिला कि वो एक प्रशासनिक संगठन कर पाए। और तुर्काने चहलगानी और इक्ता प्रणाली, नवीन मुद्रा का प्रचलन, ये सारी चीजें उसके द्वारा प्रशासनिक कार्य जो किए गए उससे दिल्ली की सत्ता मजबूत हुई। साथ ही हम बात करें उसकी साहित्य और स्थापत्य कला में रुचि की, तो मिन्हाजुल सिराज उसका दरबारी कवि था। ताजुद्दीन जो है उसको भी उसने जो है अपने यहाँ पर शरण दी थी। उस समय मंगोलों के आक्रमण से जो है अनेक लोगों ने मध्य एशिया से पलायन किया था और दिल्ली में इल्तुतमिश ने उनको उन विद्वानों को, कवियों को अपने यहाँ शरण दी, अधिकारियों को भी शरण दी, जिन्होंने उसके यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर रहकर प्रशासनिक कार्य किए। और उसने जो है शिक्षा को भी महत्व दिया और दिल्ली में उसने 2 मदरसों की स्थापना की, मदरसा-ए नासिरी और मदरसा-ए मुज़्ज़ी, जो कि दिल्ली में उसके द्वारा स्थापित किए गए। इसी के साथ-साथ स्थापत्य से भी उसका लगाव था और उसने इल्तुतमिश ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था, जो उसके जीवन काल में अधूरा रह गया था, उस कुतुब मीनार का भी जो है निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। साथ ही जो है उसने एक मकबरे का निर्माण भी करवाया जो सुल्तानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो उसके पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा था। और मकबरे का जो सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है, वो सुल्तानगढ़ी का ही मिलता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मकबरे का निर्माण किसके द्वारा दिल्ली में करवाया गया या मध्यकाल में करवाया गया, तो आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश। वहीं एक और चीज़ हम बात करें कि नागौर से भी उसका, राजस्थान से भी उसका जुड़ाव रहा और नागौर में भी उसने अतार-कीन का दरवाजे का निर्माण उसके द्वारा कराया गया। इसके साथ-साथ विद्यार्थियों उसके द्वारा ग्वालियर, बदायूं आदि में भी जो है अनेक मस्जिदों और इमारतों का निर्माण करवाया। तो इल्तुतमिश के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं, एक योग्य सेना नायक, एक अच्छा प्रशासक, एक दूरदर्शी सुल्तान और साथ ही साथ एक ऐसा शासक जिसने न केवल एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उसे जो है व्यवस्थित रूप प्रदान किया और उसको अपने वंश के लिए भी सुरक्षित छोड़ने का कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इस प्रकार विद्यार्थियों, इल्तुतमिश का योगदान दिल्ली सल्तनत के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और अगर उसे इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।